हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आज का जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है वो है 5 जनवरी 2022 का सोशल साइंस का सॉल्यूशन। तो सोशल साइंस के 60 मार्क्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा विद पेडागोजी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य सिलप्पाधिकारम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी ओनली। तो इसकी रचना इलांगो ने की थी, ये सही है इसके बारे में, और इसकी रचना तमिल भाषा में की गई थी, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। और इसकी रचना की बात करें तो ये लगभग 1800 साल पहले ही लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से कौन सी 3 पार्टियां थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें 3 ये शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इनका संघर्ष कुछ इस तरह से यहाँ पर चलता रहता था। यहाँ पर इनका रूल था इस जगह पर, और अलग अलग देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर में गुर्जर प्रतिहार हैं, यहाँ पर राष्ट्रकूट हैं और यहाँ पर पाल हैं। तो ये वाला जो एरिया है जिसमें तीनों ही शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर इनका संघर्ष जो चलता रहता था इस एरिया को एक तरह से कब्जाने के लिए। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई स्थानों पर पाए गए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही स्थान दिखाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोगढ़, मस्की, टोपरा और लंपग। तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। यहाँ पर इसको मैप पे भी आप देख सकते हैं, ये हो गया जोगढ़ जो कि हमारे ऑप्शन में था, और यह है टोपरा, एक था हमारा मस्की और लंपग। तो मस्की है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, और एक है हमारा ये ऊपर आप देखें अगर पाकिस्तान के इधर, लंपग जो है वो ऊपर आपको दिखेगा। तो ये हैं वो 4 जगह। 2000 साल पहले एक व्यापारी बताता है कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलो गोस गया है। उसने निम्नलिखित में से किस व्यापारिक मार्ग से यात्रा की है? तो ये उसने यात्रा करी है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमन सम्राटों द्वारा नियंत्रित ये मार्ग था जिसमें इन जगहों पर वो गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd। दोनों यहाँ पर सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही दी गई है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा छवियों में पौराणिक ग्रीक भगवान ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को तब तक शांत कर सकता है जब तक कि वे शांति से एक साथ नहीं रहते। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और शाहजहां के दर्शकों के हॉल के निर्माण का उद्देश्य संवाद करना था जहां सभी एक साथ सद्भाव में रह सकें। तो ये इस पर्पस से हॉल जो है इसका बनाया गया था जिससे वहां पर संवाद कर सकें, मतलब एक तरह से कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक समाज के बारे में सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2, A, B और D। कोई नियमित सेना नहीं थी और कुछ भजन महिलाओं द्वारा रचे गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई जो पुरुष हैं उन्होंने लिखे थे, महिलाओं ने भी रचे थे, और राजाओं के पास राजधानियां या फिर महल नहीं थे। यहाँ पर A, B और D सही हो जाएंगे। जिस प्रकार नदियों का जल विशाल समुद्र में प्रवाहित होने पर अपनी पहचान खो देता है, ठीक उसी प्रकार वे अपना वर्ण और श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ये जो कथन है निम्नलिखित में से किस पाठ से या फिर ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है स्टेटमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान किसानों के लिए इंडिगो की खेती की निज प्रणाली की अपनी समस्याएं थी। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जो निज प्रणाली का परिणाम थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नील कारखाने के आसपास रहने वालों को अपनी जमीन से हटवा दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निज प्रणाली जो थी वो नील की खेती का एक हिस्सा थी, और नील की खेती में बागान मालिकों ने उस भूमि में नील का उत्पादन किया जिस पर वो सीधे नियंत्रण करते थे। तो बागान मालिक है ना, या तो जमीन खरीद ली और या तो फिर अन्य जमीनों से किराए पर, जमींदारों से किराए पर ले ली, या तो फिर जिन किसानों के पास वो जमीन थी उनसे वो कब्जा कर लिया, उनकी जमीनों को हथिया लिया और
एक तरह से जो किसान थे ना वो परेशान थे इस सिस्टम से, जो कि सिस्टम था नील की खेती का। तो सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर वो नील का जो है उत्पादन करते थे, किराए के मजदूर रखते थे एक तरह से काम करवाने के लिए, क्योंकि बड़े लेवल पर होता था, क्योंकि इसका जो डिमांड थी ना नील की बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से यहाँ पर जोर दिया जाता था नील की खेती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करते हुए एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ताराबाई शिंदे ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी किसी और का नाम लेकर के पूछा जाता है कि ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ताराबाई शिंदे ने ये पुस्तक लिखी है, जिसमें कि जो सामाजिक अंतर देखे जाते हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच उस टाइम पर देखे जाते थे कि पुरुषों को काफ़ी स्वतंत्रता मिलती थी, लेकिन महिलाओं को ना तो उनके अधिकार मिलते थे, न शिक्षा की आज़ादी थी। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सामाजिक अंतर देखने को मिलता था, उसी के बारे में किताब इन्होंने लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। निम्नलिखित में से कौन जाति भेद के खिलाफ आंदोलन से जुड़ा था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो सतनामी आंदोलन मध्य भारत में प्रसिद्ध हुआ। इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी, जो एक नीची जाति से आते थे। उन्होंने चमड़े के श्रमिकों के बीच काम किया और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया। यानी कि कभी पूछा जाता है कि किसके सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने स्टार्ट किया ये आंदोलन, तो चमड़े के श्रमिकों के लिए। और इसके अलावा एक और संप्रदाय स्टार्ट हुआ था, मटुआ संप्रदाय, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने ये चलाया था। निम्न जाति के चांडाला काश्तकारों के बीच इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन और रीजन दिया गया यहाँ पर, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों यहाँ पर सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी और कारण दिया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, 19वीं शताब्दी के बाद तक निम्न जातियों के भीतर के लोगों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों का आयोजन शुरू किया और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करी। क्योंकि जो निम्न जाति के लोग थे काफ़ी उन पर अत्याचार होता था, उनको काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो उनके सामने यही एक विकल्प रह गया था कि भाई आंदोलन करे जाएं अपने अधिकारों के लिए। तो इसी का परिणाम था ये सतनामी आंदोलन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन और रीजन है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही सही हैं। असहयोग आंदोलन ने 1921-22 के माध्यम से गति प्राप्त करी, मतलब इस टाइम के दौरान ये ज़्यादा तेजी से बढ़ा और कारण दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यानी कि वकालत इन लोगों ने छोड़ दी थी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जो वकील थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। जो ब्रिटिश जो स्कूल कॉलेज थे उन्होंने छात्रों ने उन स्कूलों को छोड़ दिया। इसके अलावा जो ब्रिटिश उपाधियां दी गई थी उनको छोड़ दिया गया और विधायिकाओं का भी बहिष्कार किया गया। तो कई सारी चीज़ें हैं और जो विदेशी कपड़े थे उनको भी मतलब उनका इस्तेमाल भी बंद कर दिया, जो आयात वहाँ से होता था विदेशी कपड़ों का, उनका जो एक तरह से व्यापार जो है एक तरह से मंदा पड़ गया जब, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदा नहीं तो आयात भी कम होने लगा। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसान, आदिवासी, छात्र और महिलाएं शामिल थी और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे। भाई एक तरह से जो गांधी है ना वो नेता के रूप में उभरे कि भाई उन्हीं को नेता मानते थे, उन्हीं के एक तरह से डायरेक्शन में लोग काम करते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दोनों यहाँ पर सही है स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट है कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो गांधीवादी आदर्शों की पुष्टि नहीं करती थी। देखो गांधी जी के कुछ आदर्श थे कि भाई हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, कई सारे इनके एक तरह से सिद्धांत थे। लेकिन जो लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे ना तो वो कभी कभी गांधी जी के नाम से कुछ ऐसा कर देते थे जो कि उनके सिद्धांतों में नहीं आते थे वो। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, जब ये संविधान लागू हुआ था हमारा तो वहाँ पर एक चीज़ तो ये की गई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, यानी कि सभी को वोटिंग राइट मिला। जैसे कि पहले कुछ लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था ब्रिटिश काल में, तो संविधान जब लागू हुआ तो उसके बाद सभी को वोटिंग राइट दिया गया। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया।
तो पहले बात करें मतदान की आयु की तो 21 साल रखी गई थी। अभी तो ये कम कर दी गई है 18 साल, लेकिन उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 21 साल थी वोटिंग की एज। और जो राज्य और राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उनमें मतदान करने की अनुमति दी गई। दोनों यहाँ पर सही हैं। नीचे दी गई विशेषताओं से आकाशीय पिंडों के प्रकार की पहचान करें। तो कौन से आकाशीय पिंड की यहाँ पर बात हो रही है? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्टार्स के बारे में बात हो रही है कि वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो एक तरह से सूर्य को एग्जाम्पल मान करके आप इसको स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स कही गई हैं तारों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप क्षेत्रों के सही मिलान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। उष्ण कटिबंध जो है टॉरिड जोन, ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। बी को पहले से मिला देंगे। शीतोष्ण जो है ये कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच का है। और जो ठंडा फ्रिजिड जोन है ये आपका आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 हीट जोन्स में पृथ्वी को बांटा गया है और ये तीनों ही जोन दिए गए हैं हमारे ऑप्शंस में। ये टोरिड जोन है जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, गर्मी यहाँ पर पड़ती है, बारिश भी खूब मिलती है यहाँ पर इस वाले एरिया में। और टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन ये जो हमारा सेकंड उसमें था स्टेटमेंट में, सेकंड ऑप्शन में। और फ्रिजिड जोन है जो सबसे ठंडा है, बर्फ़ पड़ती रहती है यहाँ पर, दोनों तरफ ही है ये फ्रिजिड जोन। और टेम्परेट जोन भी दोनों तरफ है, टोरिड जोन भी दोनों तरफ है। तो टोरिड जोन जो है वो एक ही जगह पर पड़ जाता है क्योंकि इक्वेटर के दोनों तरफ है ना ये, तो इसी वजह से। और अगर मैं एक चीज़ अपने हमारे भारत के बारे में बताऊँ तो भारत में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो तो हमारा आता है टेम्परेट जोन में, और जो साउथ वाला हिस्सा है वो आता है टोरिड जोन में। इसलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा जो साउथ इंडिया है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि टोरिड जोन में वो आता है ना, क्योंकि कर्क रेखा है, कर्क रेखा बीचों बीच से जा रही है। तो भारत का आधा हिस्सा टेम्परेट जोन में यानी कि यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर रहता है, और टोरिड जोन में नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे। दी गई विशेषताओं से देशांतर के यामोत्तर की पहचान करें। तो ये किस यामोत्तर यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4th, प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेरिडियन की बात की गई है कि रेखा का मान 0 डिग्री है। रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, रेखा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है, इसका मान है 0 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है नीचे, और इसका ये जो जाती है ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर प्राइम मेरिडियन के बारे में कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ए को हम 4th से मिलाएंगे। भारतीय यामोत्तर जो है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, और ग्रीनिच यामोत्तर है 0 डिग्री। यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है वो है 66.5 डिग्री दक्षिण, और कर्क रेखा जो हो जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर आप इन लाइनों को देख सकते हैं, ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा की बात करी गई थी यहाँ पर एक और आपकी, एक सेकंड, भारतीय यामोत्तर जो कि हमने अभी देखा, अभी हम आगे देखेंगे। ये यहाँ पर है भारतीय यामोत्तर, ये वाली लाइन है 82.5 डिग्री, और यहाँ पर और बाकी की लाइनें हैं। यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है ये आपका पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये वाला है दक्षिण ध्रुव वृत्त, जिसको कि आर्कटिक सर्कल भी अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बी, सी और डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाद्वीपों का पूर्व और उत्तर पूर्वी भाग जो है शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वनों से ढका है, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारे जो हैं उन पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। ये ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब मुख्यतः अगर बात करें तो इनमें पाई जाती है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ये मिलती है और जगह पर, जैसे ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में मिलती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका,
दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इन प्रदेशों में गर्म और शुष्क ग्रीष्म होती है, यानी कि गर्म रहेगी, शुष्क यानी कि बारिश नहीं पड़ती है, और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है, यानी ठंड में बारिश होती है यहाँ पर। संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल जिनको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, उनकी खेती यहाँ पर होती है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो यहाँ पर उग जाती थी खुद से, वो तो यहाँ पर अब होती नहीं है, तो इन्होंने खुद से ही ये फलों की खेती स्टार्ट कर दी। यहाँ पर वन्य जीवन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अजर्शन और रीजन दिया है, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोनों यहाँ पर सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से आच्छादित है, ये बात सही है। पृथ्वी की सतह पर ताजे पानी की तुलना में अधिक खारा पानी है, तो यहाँ पर दोनों तो सही हैं, लेकिन रीज़न जो है कि भाई पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पानी मिलता है, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि भाई ताज़ा पानी की तुलना में ज़्यादा खारा पानी मिलता है। तो यहाँ पर तो बस हम सरफेस को कवर करने की बात कर रहे हैं कि सरफेस कवर्ड है वाटर से 3/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं को चुनें। तो वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में। यहाँ पर शामिल है इसमें 4th ऑप्शन ए, सी और डी। ए, सी और डी शामिल है। यहाँ पर देखो इंसुलेशन जो है ना, ये सूर्य तप की बात हो रही है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो एक तरह से कंडेंसेशन है ये शामिल है, इवोपोरेशन शामिल है, प्रेसिपिटेशन शामिल है। ये मैंने जल चक्र आपको बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ। ये जो पानी है ना हमारा, ये एक तरह से साइकिल की तरह घूमता रहता है। कैसे कि जो आपका कलेक्शन होता है पानी का, जैसे कि झीलों में, तालाबों में, महासागरों में, ये इवोपोरेशन इसका होता रहता है, यानी वाष्पीकरण इसका होता रहता है। वाष्पीकरण होने के बाद जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, बादल बन जाता है, संघनित हो जाता है। संघनित होकर के क्या बनता है, बादल। बादल के बाद जब ये भारी हो जाता है, होल्ड नहीं हो पाता वहाँ पर, तो ये प्रेसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। प्रेसिपिटेशन होता है वर्षण, और वर्षण कहते हैं जैसे कि स्नोफॉल के फॉर्म में आ जाएगा, ओला के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर बारिश के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके फॉर्म में ये वापस ज़मीन पर आ जाता है, धरती पर, और फिर इसे ये कलेक्ट हो जाता है, मतलब कलेक्शन इसका हो जाता है जहाँ भी होना होता है। कहीं महासागरों में मिलेगा आपको, झीलों में, तालाबों में, नदियों में। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है। थल समीर, समुद्री समीर और लू हैं, तो कौन सी किस तरह की ये पवनें हैं या हवाएं हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, स्थानीय हवाएं हैं ये हैं लोकल विंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक तरह से विंड है ना, उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 टाइप हैं विंड के, जैसे कि स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। तो स्थायी पवनें जो हैं वो है परमानेंट विंड, कि भाई ये एक ही डायरेक्शन से चलती हैं, परमानेंट। व्यापारिक पवनें होती हैं इसमें, पछुआ पवनें होती हैं, पूर्वी पवनें होती हैं। मौसमी पवनें होती हैं वो जो अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। तो जो परमानेंट विंड है वो तो एक ही डायरेक्शन से चलेंगी जिससे चल रही हैं, लेकिन मौसमी पवनें डायरेक्शन बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसून पवनें, पहले तो वो आती हैं कहाँ से, साउथ वेस्ट से आती हैं जब मानसून आता है, फिर वो जब वापस जाती हैं तो किधर से जाती हैं, साउथ ईस्ट से निकल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करती हैं। फिर आती हैं लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवनें। ये केवल एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती हैं, जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर और लू, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। वायुदाब से संबंधित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2nd, पहला गलत है, दूसरा सही है। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर बादलों के भार द्वारा डाला गया दाब है, तो ये गलत है। और कम दबाव बादल भरे मतलब कम दबाव जो होता है, लो प्रेशर, वो जुड़ा है किससे, क्लाउडी स्काई से, और वेट वेदर यानी गीले मौसम से जुड़ा है। तो ये जो 2nd स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये जो दबाव डालता है ना, ये हवाई दबाव डालती है, जो वहाँ पर दिया गया है बादल डालता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऊपर की जो हवा होती है हमारे शरीर पर बहुत जोर से दबाव डालती है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुदाब हमें सभी दिशाओं से हमारे शरीर पर दबाव डालता है। तो पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाया गया जो दबाव होता है उसको हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है, और ऊंचाई पर जैसे जाओगे वैसे वायुदाब कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायुदाब नीचे आएगा। क्षैतिज रूप से वायुदाब का वितरण तापमान से प्रभावित होता है। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान है?
सही ऑप्शन यहाँ पर होगा फोर्थ। ए को हम फोर्थ से मिला देंगे, गैर नवीकरणीय संसाधन, इनका सीमित स्टॉक है, तो मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो फिर ये रिन्यू होने में हज़ारों साल लगते हैं इनको, हज़ारों लाखों। और वास्तविक संसाधन को हम मिलाएंगे सेकंड से, जिनकी मात्रा ज्ञात है। उसके बाद आता है थर्ड, नवीकरणीय संसाधन है वो संसाधन जो जल्दी से नवीनीकृत या भर दिए जाते हैं। और फोर्थ को हम मिला देंगे संभाव्य संसाधन, जिनकी इकाई या मात्रा ज्ञात नहीं है, तो थर्ड से इसको मिला देंगे। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। वैसे तो मैंने ज्योग्राफी में करा दिया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, लेकिन जो बाकी के दो ऑप्शन है वो बुक में नहीं दिए गए हैं, मतलब इन चैप्टर्स में ज्योग्राफी के ये अलग से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीय तो वे होते हैं भाई जो जल्दी से नवीनीकृत या भर दिए जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा होगी, तो हमारे पास ये अनलिमिटेड है। सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी हमें कितनी मिलती है, तो और ये ख़त्म भी नहीं होंगे। पवन ऊर्जा भी ऐसे ही है, तो विंड तो काफ़ी हमारे पास है। इसके बाद आते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन, ये वे हैं जिनका भंडार सीमित है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब भाई ये जो है ना लाखों वर्षों के, लाखों या फिर हज़ारों वर्षों के प्रोसेस से बनते हैं, तो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ है वो 100 साल भी नहीं रहती है, तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर इनको बनने में। फिर आते हैं संसाधनों को उनके ज्ञात मात्रा के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये हैं वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक वे होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता ज्ञात है और जिनका हम यूज़ कर रहे हैं वर्तमान टाइम में। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मुंबई हाई फील्ड और पश्चिम एशिया से प्राप्त होते हैं वो हैं वास्तविक संसाधन के एग्जाम्पल। इसके अलावा होते हैं संभावित संसाधन, ये वे हैं जो एक क्षेत्र में मौजूद हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जिनकी इकाई मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। इनके हमें ये नहीं पता है कि भाई कितनी मात्रा में ये अवेलेबल है। इसका उदाहरण है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के संरक्षण का सही तरीका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी और डी। उपयोग की गई वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, उपयोग की गई वस्तुओं को कम करना, उपयोग के बाद वस्तुओं का पुनर्चक्रण, यानी कि रिड्यूसिंग मतलब रीयूजिंग, रिड्यूसिंग और रिसाइकलिंग, ये हैं 3 स्टेप। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं कि भाई एक तो हम उनका उपयोग जो है कम करें, कम से कम, जब ज़रूरत हो, ज़्यादा ही ज़रूरत हो जब करें, उसका ऑल्टरनेटिव अगर हो कोई तो उसको हम यूज़ करें। रिसाइकल हम कर सकते हैं, भाई कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है रिसाइकल की जा सकती है तो उसको रिसाइकल करके यूज़ करें। और रीयूज़ हम कर सकते हैं, उसको फेंकें नहीं, उसको दोबारा अगर प्रयोग किया जा सकता है तो उसको दोबारा भी प्रयोग करें। संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोग स्वयं संसाधन नहीं है, जबकि लोग संसाधन होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गलत। यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, दोनों मतलब एक तरह से पीपल की नीड से जुड़े हुए हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। भाई जब पुराने टाइम की बात करें तो कोई संसाधन हमारे यूज़ के लायक क्यों नहीं था, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं थी। तो लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार या फिर खोज से ही तो ये हमें संसाधन के रूप में मिल रहे हैं। तो प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। एक खोज अगर हो गई तो आगे और भी उससे रिलेटेड और भी खोजें होती हैं, जैसे कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, और पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जैसे भाई पहिए का आविष्कार हो गया, अब फिर उसके बाद भाई परिवहन में भी हमारा आगे आविष्कार होते चले गए। तो जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी ने ही तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। भाई पहले तो पानी बहता रहता था ऐसे ही, समुद्र में ऐसे ही बहता रहता, लेकिन जल विद्युत बनाने की जो टेक्नोलॉजी हमें पता चली उसके बाद हम बिजली बनाने लगे उससे। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों को उल्लिखित श्रेणियों के साथ सुमेलित करें, मतलब कौन सी एक्टिविटी में कौन सी जो एक्टिविटी शामिल होती है, कौन सा काम शामिल होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, पहले को दूसरे से मिलाएंगे। प्राथमिक गतिविधियों में शामिल है कृषि और मछली पकड़ना, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। और बी हमारा पहले से जुड़ा हुआ है। माध्यमिक एक्टिविटीज़ में यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल है रोटी पकाना और बुनना।
सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग आती है और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तृतीय गतिविधियां होती हैं हमारी सर्विसेज, जो हम सेवा क्षेत्र को देखते हैं, सेवा क्षेत्र टर्शरी एक्टिविटीज़ है। तो इसमें सेवा क्षेत्र है व्यापार और परिवहन, इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पौधे से उत्पाद बनने में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। प्राथमिक क्रियाएं, इनका उत्पादन जो है इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। द्वितीयक में आते हैं जो कि भाई एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, जैसे कि इस्पात विनिर्माण और डबल रोटी पकाना या फिर कपड़ा बुनना। टर्शरी में आते हैं सर्विसेज, जो अभी बताई थी मैंने, इसमें यातायात आ गया, व्यापार आ गया, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। जो कोई भी सर्विस देता है वो सभी चीज़ें इसमें टर्शरी में आती हैं। केसर सागा भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख में। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन हो जाएगा 3। दोनों यहाँ पर सही हैं और रीज़न भी सही दिया गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में भाग लिया और लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो यहाँ पर ये सही है और भारत की विविधता हमेशा इसकी ताकत का स्रोत रही है। अब देखो, विविधता जो रही है, भले ही वो सांस्कृतिक रूप से अलग हों, धार्मिक रूप से अलग हों, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के लिए जब भाग लिया उसमें तो सभी एकजुट हो गए। तो एक तरह से विविधता जो है वो ताकत बन गई, इसकी स्ट्रेंथ बन गई। दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और तीनों में सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है यहाँ पर। एक राज्य में मंत्री परिषद मुख्यमंत्री और उसके द्वारा नियुक्त मंत्रियों का गठन करती है और विधानसभा विपक्ष और सत्तारूढ़ एमएलए दोनों से मिलकर बनती है। तो विधानसभा में देखो, जो सत्ता वाली जो पार्टी होगी वो भी होगी और जो अपोजिशन में होगी, जो सत्ता में नहीं है पार्टी, विपक्ष यानी, उन दोनों से मिलकर के बनती है। ये बात सही है। और राज्य में मंत्री परिषद मुख्यमंत्री और उसके द्वारा नियुक्त मंत्रियों का गठन करती है। तो मंत्री परिषद बेसिकली जो होती है मुख्यमंत्री और जो उसके मंत्री हैं उनको मिला करके बनती है। तो ये और भी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों का भी उत्तरदायित्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एजुकेशन। तो आपको पता ही है 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार निर्णय लेती है, कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। एक होती है समवर्ती सूची, जिसमें कि दोनों सरकारें अपना भागीदारी निभाती हैं, उसमें इंक्लूड है एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड कानून वगैरह जो हैं वो राज्य सरकार भी बना सकती है, संघ सरकार भी बना सकती है। बुनकरों को सबसे अच्छी कीमत मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? सहकारिता से, कॉरपोरेटिव से, क्योंकि ये जो है एक तरह से गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है, यूनिफॉर्म वगैरह की योजना चलाती है, तो इनकी जो सेलिंग है वो भी हो जाती है। तो इसलिए बुनकरों को सबसे अच्छी कीमत मिल जाती है कॉरपोरेटिव से, सहकारिता से। भारत में खेतिहर मजदूरों को कभी कभी ऐसी मजदूरी क्यों मिलती है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम होती है? तो उसका क्या रीज़न दिया गया है यहाँ पर? 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी सही है। उन्होंने उन किसानों से उधार लिया हो सकता है जो उन्हें रोजगार देते हैं। भाई जिनसे उधार लिया उन्हीं के पास अगर काम करेंगे तो मजदूरी वो कम देंगे, उस काम का पैसा कम देंगे उनको, और उनकी मजबूरी है वहीं पर काम करना क्योंकि उन्होंने उधार लिया था उनसे, और वे कम उपयोग भुगतान वाले किसानों से नियमित रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब ये दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई जो उन्हें कम भुगतान करता है, यानी कम जो मजदूरी देता है, वहाँ पर उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, रेगुलर काम उनको मिल रहा हो। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 2nd ऑप्शन। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने की शक्ति होती है, बात सही है, और भारत में संघात्मक सरकार है। देखो दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है इस चीज़ में, मतलब रीज़न जो है वो सही नहीं दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट हालांकि सही हैं। संघात्मक सरकार होती है जैसे कि शक्तियां जो हैं केंद्र और राज्य में बटी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हैं 2 और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1st, ओनली एज 2। सभी समाज लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में समान रूप से नहीं सोचते हैं, तो ये बात सही है। और भारतीय समाज लड़के और लड़कियों के बड़े होने पर उनके बीच भेद नहीं करता है, तो ये बात गलत है क्योंकि काफ़ी भेदभाव होता है इसमें। बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। बहुसंख्यक होता है जैसे कि भाई कोई जो कम्युनिटी है वो संख्या में ज़्यादा है किसी कंट्री में,
और कुछ कम्युनिटी जो है वो संख्या में कम है। तो जो संख्या में कम है उन लोगों को वो परेशान कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, किसी भी तरह से। तो एक तरह से जो बहुसंख्यक होते हैं तो अल्पसंख्यक को वो अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, अपने फ़ायदों में वो लगे रहते हैं। तो एक तरह से बहुमत की निरंकुशता यही होती है कि भाई जब उन पर कोई रोक टोक नहीं होती तो वो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, जो लोग मेजोरिटी में होते हैं। भारतीय संविधान में एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता निम्नलिखित में से किस स्थिति में परिलक्षित होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है अगर, तो वो होता है धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि भाई हिंदू धर्म ही माना जाएगा या मुस्लिम धर्म माना जाएगा। यहाँ पर जो लोग चाहें, जैसा चाहें वैसे अपने धर्म को अपना सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें बाउंड्रीज भी हैं। तो वो अगर आप धर्मनिरपेक्षता चैप्टर पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसको ज़रूर पढ़ें इस टॉपिक को समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी। सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, दखल नहीं दे सकती, और न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित आधारों पर कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि उनको हटाने की भी धमकी नहीं दे सकते आप कि आपको नौकरी से हटा देंगे, क्योंकि सरकार जो है ना इसमें दखल भी नहीं दे सकती। इसी वजह से तो ए और सी सही हो जाएगा। तो इसी वजह से जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यूनतम मजदूरी का कानून क्यों बनाया गया है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो श्रमिक हैं उनके द्वारा लगाए गए श्रम के अनुसार भुगतान किया जाए। भाई जो वो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो उनको बहुत कम पे किया जा रहा हो, इसलिए ये कानून बनाया गया है। और दूसरा है नियोक्ताओं को श्रमिकों का शोषण करने से रोकना, जिससे कि जो एम्प्लॉयर है भाई जो नौकरी दे रहा है वो मनमाने ढंग से काम ना करवा सके। तो इसीलिए ये जो है न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया गया है। तो सी जो है ये दिया गया कि भाई नियोक्ता के लाभ को कम करने के लिए। तो ऐसा कोई किसी का मकसद नहीं रहा कि भाई किसी का प्रॉफिट कम करना, तो मकसद था कि भाई जो श्रमिक है ना उनके अधिकारों की सुरक्षा करना एक तरह से बस। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित एक बच्ची पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? चर्चा से पहले आप निम्न में से किस लेख के बारे में उसे पढ़ने के लिए कह सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ का, तो उसमें ही ये सभी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई हमारा मौलिक अधिकार जो है वो क्या चीज़ है। तो तब जो है वो बच्ची समझ पाएगी कि भाई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता के महत्व पर परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग या फिर जेंडर। तो एक तरह से जब हम ये टॉपिक लेंगे ना कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर का क्या रोल है सोसाइटी में, सामाजिक निर्माण में, तो एक तरह से क्योंकि हम ये बता सकते हैं भाई दोनों जो जेंडर होते हैं, जो भी जेंडर हैं वो सोसाइटी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, मतलब किसी एक को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो अगर हम लैंगिक समानता का महत्व समझाना चाहते हैं तो हम ये टॉपिक समझा सकते हैं, उसके बाद ये टॉपिक जो है अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक होगा समाज निर्माण में, समाज निर्माण के रूप में जेंडर। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तक किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और डी। वास्तव में इतिहास की खोज और व्याख्या कैसे हुई और कैसे साक्ष्य एकत्र और परीक्षण होता है, मूल प्रक्रिया को समझना, न कि कौन कब और कहाँ के विवरण में खो जाना। तो ये जो है चीज़ें शामिल होती हैं पाठ्य पुस्तक में इतिहास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शैक्षिक उपागमों का मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए को हम दूसरे से मिला देंगे। आगमनात्मक उपागम जो होता है एक तरह से इंडक्टिव अप्रोच जो होती है, विशेष दृष्टांतों का शिक्षण हेतु प्रयोग करके करते हैं इसमें, ताकि एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें कि एक विशिष्ट स्पेसिफिक चीज़ से जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि भाई जो टॉमी है ना, टॉमी एक वाइट कलर का डॉग है जो कि ना तो भौंकता है ना तो काटता है। तो इसका मतलब अब हम जनरलाइज उसको कर सकते हैं कि जो मतलब सभी डॉग्स जो सफ़ेद कलर के होते हैं वो ना तो भौंकते हैं ना काटते हैं। तो इस एक स्पेसिफिक जो चीज़ थी, यानी टॉमी जो वाइट कलर का डॉग था, हमने उसे स्पेसिफिक चीज़ से जनरलाइज कर दिया चीज़ों को बाकी डॉग्स के लिए भी। तो ये होता है इंडक्टिव अप्रोच। दूसरा होता है निगमनात्मक उपागम, यानी कि डिडक्टिव अप्रोच, ये इसका अपोजिट होता है।
तो यहाँ पर इसको हम मिला देंगे थर्ड से, मानदंड, सिद्धांत व सामान्यीकरण उपलब्ध करवाना जिन्हें विशेष उदाहरणों से प्रमाणित किया जाता है। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो मतलब वही है कि जैसे हम इंडक्टिव अप्रोच में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही जनरलाइजेशन से हम स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं डिडक्टिव अप्रोच में। इसका भी एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ऑल डॉग्स होते हैं, मतलब सभी जो कुत्ते हैं उनके पास कान है, सभी जो कुत्ते हैं उनके पास कान है। तो फिर अगर हम इसको स्पेसिफिक चीज़ की एक तरफ देखें तो हम कहेंगे कि टॉमी जो है एक कुत्ता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास भी कान है। तो ऐसे हम स्पेसिफिक चीज़ की तरफ बढ़ते हैं इसमें, जनरल चीज़ों की तरफ से। तो इंडक्टिव जो मेथड था उससे अपोजिट चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा रचनात्मक उपागम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो ये है एक तरह से, इसमें दोनों विद्यार्थी तथा शिक्षक अधिगमकर्ता बन जाते हैं। तो एक तरह से इसमें होता क्या है ना, बच्चों को हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का मौका देते हैं। इसमें छात्रों को हम एक तरह से ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी नॉलेज जो है ना खुद ही कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। तो ये होती है एक तरह से रचनात्मक अप्रोच। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एक तरह से हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा था ना, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो वही होती है कि बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का हम मौका दें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अखबार के लेख में कहा गया है कि भारत में चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करने वाले 12 से 15 साल के 5 बच्चों की काम की खराब परिस्थितियों में के कारण मौत हो गई थी। तो ये जो एग्जाम्पल है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको हम खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से एक दर्जी की दुकान में बचे हुए कपड़े के विभिन्न प्रकार के टुकड़ों को इकट्ठा करने और उन्हें कपास, रेशम, सिंथेटिक और ऊनी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा। तो वो अपनी कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण पद्धति लागू कर रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्टिविटी। तो एक तरह से वो एक्टिविटी करवा रही है, कोई काम उसको बच्चों को दे दिया, एक्टिविटी दे दी, अब बच्चे उसको करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। ग्रामीण प्रशासन वर्ग में ग्राम पंचायत की भूमिका निभाने से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निम्नलिखित विकसित करने में मदद मिल सकती है। तो किस में मदद मिल सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। देखो, जब हम कहेंगे भाई ग्राम पंचायत का रोल प्ले करो, यानी कि जो जैसे ग्राम पंचायत काम करती है ना, वैसे आप प्ले करके देखो, बिल्कुल वैसे ही। कोई सरपंच बन जाओ, कोई पंच बन जाओ, कोई ग्राम सभा बन जाओ, तो ग्राम सभा में भी कुछ मेंबर आ जाएंगे। तो ऐसा जब हम करने के लिए बोलेंगे तो क्या क्या वो समझ पाएंगे? एक तो वो लोकतंत्र से जुड़ी अवधारणाओं का अनुप्रयोग कर पाएंगे। जो लोकतंत्र में जो भी कंसेप्ट है ना लोकतंत्र का, भाई लोकतंत्र का ही तो हिस्सा है ये पंचायत भी। तो पंचायत लोकल लेवल पर होती है, गवर्नमेंट का पार्ट। तो लोकतंत्र से जुड़े जो कंसेप्ट हैं उनको वो अप्लाई कर पाएंगे उसमें। और दूसरी चीज़, ग्रामीणों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को वो समझ पाएंगे। तो बी और सी सही हो जाएगा। मानक समय की अवधारणा को लागू करने की छात्र की क्षमता का आकलन निम्नलिखित में से किस गतिविधि के माध्यम से किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। तो मान लो उनको मानक समय का कंसेप्ट हमें एक तरह से क्या करना है, लागू करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना यानी कि जब उनको कोई चीज़ समझ में आती है, समझ में मतलब समझ चुके हैं, अब उसको अप्लाई करना है, करके देखना है, डेली लाइफ में अपने एप्लीकेशन उसका करना है। तो यदि उस स्थान का देशांतर दिया जाए तो वह किसी विशेष स्थान के समय की गणना कर सकता है। भाई उसको हमने देशांतर लाइन दे दी, मतलब देशांतर दे दिया, भाई इतने डिग्री का टाइम बताओ, 20 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा। और इसके अलावा वो क्या समझता है कि वो समझता है और समझती है और जवाब दे सकती है कि भारत में शाम के 5 बजे हैं, 5:30 बजे हैं और लंदन में दोपहर 12 बजे क्यों होते हैं। तो मानक समय का जब कंसेप्ट उसने समझ लिया ना, मानक समय जब समझेगा तो उसके बाद ही तो इसको अप्लाई कर पाएगा वो, तो फिर वो कैलकुलेट करके बता देगा भाई ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ए और सी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन दिया है ना कि वो मानचित्र पर और ग्लोब पर किसी विशेष स्थान को की स्थिति को सटीक रूप से चित्रित करता है, तो ये मानक समय का कंसेप्ट इससे हमें पता नहीं चलेगा कि भाई इसको मानक समय के बारे में पता है कि नहीं पता है, क्योंकि हम किसी प्लेस को पूछ रहे हैं उससे, ना कि हम टाइम को पूछ रहे हैं। तो ए और सी सही होगा बस यहाँ पर। कक्षा में विषय को प्रस्तुत करने से पहले प्राकृतिक वनस्पति पर अनुभवात्मक अधिगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ उपयोगी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग
एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन नेचुरल वेजिटेशन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इन ए क्लास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो, जब हम उनको नेचुरल वेजिटेशन एक तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं तो उससे पहले हम कोई चीज़ उनको बोलें करने के लिए, कोई एक्टिविटी ऐसी बोलें जिससे कि वो खुद से ही उसको एक्सपीरियंस कर लें उस चीज़ को। तो जब हम समझाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले उनसे कह सकते हैं कि भाई स्कूल और घर के आसपास जो उगे पेड़ हैं उनका अवलोकन करो, जो अपने आप से उग जाते हैं। जो अपने आप से उग जाते हैं वही होती है नेचुरल वेजिटेशन। और जब हम उनसे ये बोलेंगे तो वो कुछ हद तक उसको समझ लेंगे। फिर जब हम ये टॉपिक समझाएंगे ना नेचुरल वेजिटेशन, तो वो फिर अच्छे से समझ लेंगे उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के बीच मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B और D। 16वीं शताब्दी के दौरान व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ये भारत की खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? क्या आपको लगता है कि सरकार के लिए सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है और क्यों? यहाँ पर 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज विज्ञान की शिक्षिका अपने छात्रों से पूछती है एक समिति के माध्यम से एक पंचायत को क्यों कार्य करना चाहिए? कि भाई जो पंचायत है वो एक समिति के थ्रू क्यों काम करे? केवल सरपंच को ही पूर्ण अधिकार क्यों नहीं दिए जाने चाहिए? भाई पूरा जो प्रोसेस है वो क्यों है कि भाई पंच भी होते हैं और ग्राम सभा भी होती है उस पर एक तरह से नियंत्रण के लिए। क्यों नहीं हम सरपंच से ही सारा काम करवा लेते? भाई सरपंच भी तो कर सकता है। तो उसके प्रश्न किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं निकालना चाहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3rd, A, B और D। पंचायत व्यवस्था की गहरी समझ। एक तो हम एक तरह से मतलब कि जो टीचर ने पूछा है क्वेश्चन, अब उसके आधार पर वो बच्चों से ये समझना चाह रही है भाई बच्चों को पंचायत व्यवस्था की कितनी समझ है, कि गहरी जो समझ है इनको है कि नहीं है। और खतरे और लाभों के बारे में सोचना। खतरे और लाभ कैसे? भाई अगर हम सिर्फ सरपंच से काम करवाएंगे तो सरपंच जो है जरूरी थोड़ी ना है कि वो सरपंच ईमानदारी से काम करेगा। तो उस पर जो है नियंत्रण रखने के लिए ग्राम सभा भी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मतलब एक तरह से खतरे और लाभों के बारे में वो सोच पा रहे हैं बच्चे कि नहीं सोच पा रहे। तीसरा हम ये कर सकते, मतलब इसमें ये शामिल है कि विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और बेहतर स्थिति के लिए निरंतर खोज करें। तो वो जो है एक तरह से अलग अलग विकल्प भी सोच सकते हैं कि भाई और क्या इसमें कर सकते हैं हम, कि सरपंच से ही हम काम करवा सकते हैं, या जो हमारा जो सिस्टम है समिति के माध्यम से जो एक पंचायत काम करती है वो सही है, या फिर ये वाला प्रोसेस सही है। तो A, B और D यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील के बागानों में लोगों की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस कार्य के लिए केवल एक द्वितीयक स्रोत खोज सकी। उसने निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पाया? कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स पहचानना है, कौन सा है। तो सेकेंडरी सोर्स है यहाँ पर फर्स्ट, एक इतिहासकार 19वीं सदी के बंगाल में नील की खेती पर शोध करता है, यानी रिसर्च करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये आता है सेकेंडरी सोर्स में। देखो सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं ना वो होते हैं एक तरह से हमने किसी और सोर्स से वो जानकारी इकट्ठा करी है, वो हमने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया उसका। तो एक तरह से क्या हो गया, मतलब कलेक्शन जिसने किया है ना उस जानकारी का, वो उसने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया उसका, किसी और सोर्स के थ्रू उसने लिया है। तो ये इतिहासकार जो है, इतिहासकार तो किसी और सोर्स से ही लेते हैं ना चीज़ें। तो यहाँ पर पहला इसी वजह से सेकेंडरी सोर्स में आएगा, लेकिन B और C जो है आएंगे प्राइमरी सोर्स में। वो कैसे कि नील विद्रोह के दौरान नील किसानों द्वारा गाए गए गीत किसानों ने खुद गाए हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। नील आयोग के सदस्यों द्वारा आयोजित एक नील किसान का साक्षात्कार, जो ये इंटरव्यू है उन्हीं लोगों का, तो वो भी तो प्राइमरी सोर्स में आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, सामने का प्रत्यक्ष उसका अनुभव है जिसने वो जानकारी इकट्ठा करी है। तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है। यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद से समतावाद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और उपयोगितावाद से समतावाद में बदलाव समानता, न्याय और गरिमा की नियामक चिंताओं को संबोधित करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है और एक छात्र का कहना है कि उसके गांव में जमीन की पैमाइश ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, पटवारी नहीं करता। तो शिक्षक ने शब्द सुना नहीं है ये वाला, ग्राम निर्वाह अधिकारी।
तो छात्र की टिप्पणी को संबोधित करने का एक जिम्मेदार तरीका ये कहना होगा, अगर टीचर ने वो शब्द सुना नहीं है। भैया बच्चा कह रहा है कि हमारे गांव में जमीन जो नापता है वो पटवारी नहीं नापता बल्कि ग्राम निर्वाह अधिकारी नापता है। तो अभी टीचर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। तो पटवारी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये टीचर ये कह सकती है कि भाई हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर ग्राम निर्वाह अधिकारी इसको कहते हो। दूसरा टीचर ये कह सकती है मैं इस शब्द के बारे में जांच करूंगी और अगली कक्षा में आपसे संपर्क करूंगी, यानी मैं इसके बारे में देखूंगी इस वर्ड के बारे में, और आपको जब अगली कक्षा होगी तो जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये टीचर के एक तरह से एक्शंस दिए गए हैं कि टीचर ये कह सकती है, ये कह सकती है, कर सकती है। तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का आम लोगों ने विरोध कैसे किया? इसका अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरठ में 1857 के विद्रोह से संबंधित एक इतिहासकार की शोध। देखो मैंने पहले भी बताया था, जो हिस्टोरियंस होते हैं जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, ये हिस्टोरियंस जो है किसी और सोर्स से ही चीज़ें लेते हैं, रिसर्च जो करते हैं किसी और सोर्स से तो लेंगे। तो ये जो है एक तरह से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार की जो शोध है वो एक तरह से क्या है, सेकेंडरी सोर्स में आएगी। निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान परियोजना कर रहे एक छात्र द्वारा द्वितीयक स्रोत के उपयोग को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और डी। यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो पढ़ लेंगे सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर बी और डी है। देखो एक तो फिल्म की समीक्षा हो गई, अ रिव्यू ऑफ ए फिल्म, और एक हो गया आपका प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर एक वृत्त चित्र, यानी डॉक्यूमेंट्री जो है सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। और एक फिल्म की समीक्षा भी सेकेंडरी सोर्स है। संग्रहालय की यात्रा की योजना बनाते समय एक इतिहास शिक्षक को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाना। तो संग्रहालय यानी म्यूजियम में जो एक तरह से रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाएंगे अगर, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है, यानी प्रोसीजरल नॉलेज जो है एक तरह से असेस करता है, एक तरह से मूल्यांकन करता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ओनली ए, कि पंचायती राज चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाएं, एक्सप्लेन करें। तो प्रोसीजरल नॉलेज में एक तरह से वो चीज़ें आती हैं कि हाउ टू डू समथिंग, मतलब कैसे किसी चीज़ को करें, या तो फिर किसी चीज़ का प्रोसीजर होता है उसमें कि किसी चीज़ को कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा ही ऑप्शन है। किसी विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार के नक्शे का उल्लेख करेगा, इसकी पहचान करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र होते हैं एक ऐसे मानचित्र जो कि किसी थीम पर बेस्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर विषय होगा इनका। जैसे कि आपको सड़क का मैप दिखाना है, सड़कों का जाल कैसे बिछा हुआ है पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए आपका एक ही मैप होगा, उस पर बस आप सड़कों का ही जाल सा दिखा देंगे। वैसे ही आपको बारिश का दिखाना है कि बारिश जो है, बारिश कितनी कहाँ पर होती है, कितने सेंटीमीटर होती है, तो वो आप मैप पर बस बारिश को ही दिखाएंगे। वो एक तरह से थीम पर बेस्ड है। वैसे ही वनों का वितरण अगर दिखाना है तो उसके लिए भी ये थीम बेस्ड मैप जो है वो काम करेगा। थीमेटिक मैप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। जैसे कि रोड नेटवर्क अगर देखना है तो बस हमने क्या लिया है, यहाँ पर रोड का एक जाल ले लिया है, बस एक थीम है हमारी क्या, रोड नेटवर्क। दूसरा है हमारा वर्षा का वितरण। भाई ये यहाँ पर भी हमने वर्षा का वितरण दिखा दिया है कि भाई कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, तो एक थीम पर बेस्ड है ये। वैसे ही वनों का वितरण कि भाई फॉरेस्ट कवर जो है भारत में कितना कहाँ पर है, जैसे कि भाई जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा है, जो लाइट एरियाज़ हैं वहाँ पर कम है, तो हमने क्या किया है इसमें फॉरेस्ट कवर सिर्फ लिया है। तो एक थीम पर बेस्ड है ये मैप, ये होते हैं थीमेटिक मैप्स। विद्यार्थियों के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आवश्यक माना जाता है? तो ये ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। सीखने के उद्देश्य और सीखने के परिणाम। तो सीखने के हमारे उद्देश्य क्या हैं, मतलब बच्चों के सीखने के उद्देश्य क्या हैं, और एक तरह से सीखने के परिणाम क्या निकले हैं। ये एक तरह से हम अगर परियोजना कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं तो रूब्रिक विकसित करने के लिए हम इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। रूब्रिक मैंने बताया था
कि रूब्रिक में हम रूब्रिक एक तरह से स्कोरिंग टूल होता है, ना तो हम इसमें स्कोर करते हैं ना हम ग्रेड देते हैं। इसमें हम कुछ इस तरह से एक तरह से असेसमेंट जो करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं कि भाई जो काम है वो अच्छा है, बुरा है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब नीड इम्प्रूवमेंट, या फिर सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है? तथ्यात्मक होता है फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, जिसका कि भाई एक फिक्स आंसर होता है, तथ्य होते हैं जिसमें फिक्स आंसर। भाई आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आंसर निकल गया, फिक्स है उसका आंसर, वो फिक्स ही रहेगा, वो चाहे कोई भी आंसर करे उसका, तो फिक्स रहेगा। फैक्चुअल नॉलेज एक तरह से कहते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर शहर को पानी की आपूर्ति कैसे की जाती थी? अब भाई जैसे की जाती थी वैसे ही आप बताओगे, फिक्स आंसर है इसका, फैक्चुअल बेस्ड आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड and keep watching Study More Knowledge. Thanks for watching.